नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल आपकी पाठशाला में। यह वीडियो उन बच्चों के लिए रहने वाला है जो इस बार कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं और उन्हें लगता है कि कक्षा 10 की पढ़ाई कैसे करें और कक्षा 10 की जो तैयारी है बोर्ड एग्जाम की वो हम कैसे करें और अकेले में उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो चलिए बच्चों, आज से ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी समाप्त होने वाली है और आज से आप और मैं दोनों मिलकर पढ़ाई शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपके साथ कक्षा 10 की भूगोल विषय का पाठ 1 जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, इंग्लिश में इसे हम रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट कहते हैं, मैं आपके साथ में ये टॉपिक लेकर के आया हूँ। तो शुरू कर रहे हैं हम इस टॉपिक को जिसमें हम आपसे बातें करेंगे कि संसाधन क्या है, इसका महत्व क्या है, इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है, इनके वर्गीकरण के आधार क्या क्या हैं। इन सभी बातों का डिटेल में हम लोग यहाँ पे इनके बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए अब आप अपनी नोटबुक और पेन उठा लीजिए और अब हम इसके बारे में बातें करना शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। और देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि संसाधन क्या है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा ये जो वर्ड है संसाधन, यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन है कि हमें बताना है संसाधन क्या है, राइट। तो कैसे हम कहेंगे व्हाट इज रिसोर्सेस, क्या बताएंगे इसके बारे में, हमें क्या समझ में आता है बच्चों। थोड़ा सा आप इस शब्द के बारे में अपने आप से सोचिए कि आपको क्या लगता है कि संसाधन क्या है। जरा सा आपने अगर इसको कहीं थोड़ा बहुत सुना है तो कुछ ना कुछ आपके माइंड में बातें जरूर आएंगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या इसकी वास्तविक परिभाषा बनती है, किन चीजों को मिला करके हम कहेंगे कि ये संसाधन की परिभाषा होगी और इसको संसाधन कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा पर्यावरण है, राइट, पर्यावरण जिसे इंग्लिश में एनवायरनमेंट बोलते हैं, तो हमारा पर्यावरण उसमें उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी, जिसको इंग्लिश में हम लोग टेक्नोलॉजी कहते हैं, उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो, यानी जिसकी संभावनाएं हो सकती हैं, और सांस्कृतिक रूप से वो मान्य हो, यानी कि वैलिड भी हो, ऐसा ना हो कि वो हमारे सांस्कृतिक रूप से वो किसी प्रकार से वो उसका नुकसान पहुंचाए। तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, एक साधन कहते हैं। तो क्या अल्टीमेटली डेफिनेशन निकल करके आई साधन की हमारे पास, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो, जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। तो तीन बातें आ रही हैं बच्चों। क्या क्या बातें यहाँ आ रही हैं मैं एक बार फिर से आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं यहाँ पे रेड कलर से। देखिए सबसे पहली बात क्या कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को क्या करी हो, हमारी आवश्यकताओं को प्रयुक्त की जा सकती हो, राइट। और जिसको बनाने के लिए क्या होना चाहिए, प्रौद्योगिकी उपलब्ध होना चाहिए, और क्या आर्थिक रूप से संभाव्य होनी चाहिए, जिसकी संभावना हो, और सांस्कृतिक रूप से क्या होना चाहिए, मान्य होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। तो ये तीन बातों का आपको जब भी संसाधन किसे कहते हैं तो आपको इन तीनों बातों का जिक्र जरूर करना है बच्चों अपने आंसर को राइट करते वक्त। तो चलते हैं अब आगे बात करते हैं। अगर हम तो देखिए जो हमारा संसाधन है, एक्चुअली संसाधन कहीं ना कहीं अगर आप बात करेंगे कि संसाधन, तो जो संसाधन है वो मानवीय क्रियाओं का परिणाम होता है। देखिए ये जो हमारा संसाधन है संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिमाण है, राइट। यानी कि जो हम आदमी लोग होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके द्वारा जो तरह तरह की एक्टिविटीज की जाती हैं, उनके द्वारा जो रिजल्ट निकलते हैं वो कहीं ना कहीं वो आपके संसाधन के रूप है, या एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो जो है परिणाम, उनका जो रिजल्ट है वही संसाधन है। तो हम कैसे इसको थोड़ा और स्पष्ट समझ सकते हैं इस बात को, यानी कि क्या क्या मानव आपका जो है यानी ह्यूमन जो है
पीपल जो लोग हैं वो क्या है, बीच में एकदम सेंटर में आपके स्थित हैं। तो सेंटर में जब आपके आदमी लोग हैं यानी कि जो पीपल्स हैं वो हैं आपके सेंटर में। यहाँ पे देखिए ये जो फिगर ट्रायंगल रूप में बना हुआ है, तो बीच में आपके मानव हो गए। और मानव किन किन चीजों से इंटरैक्ट करता है, तो तीन बातें। कौन सा, एक तो भौतिक पर्यावरण यहाँ पे देखिए, और जिसको हम लोग क्या समझ सकते हैं, नेचर की बात कर रहे हैं यानी कि नेचर से जुड़ा हुआ है। दूसरा, मानव किस चीज से जुड़ा हुआ है, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, राइट। आगे और तीसरी बात कि तरह तरह की विभिन्न संस्थाओं से भी वो जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप इस बात का भी उल्लेख आप अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हो कि संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है, राइट। जिसको हम इस त्रिभुज के जो डिजाइन है ट्रायंगुलर शेप, इसको बना करके आप कर सकते हैं। तो जो हाईलाइटेड पोर्शन है डियर, आपको क्या करना है अपनी आंसर शीट में, यानी जो आप अपना नोट्स तैयार कर रहे हो अभी मेरे साथ में, उसमें क्वेश्चन में आप क्वेश्चन अपने आप से बना सकते हो। यानी जैसे संसाधन किसे कहते हैं, या फिर क्वेश्चन के रूप में लिख सकते हो कि संसाधन से आप क्या समझते हैं। उसमें आप इसकी परिभाषा लिखेंगे जो येलो कलर से हाईलाइटेड है, और उसके बाद फिर यहाँ पर जो संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है ये लिख लेना है। फिर ये ट्रायंगुलर डिजाइन में जो बना हुआ है इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो भी आपको बना लेना है। अब अगर हम बात करते हैं अगर कि संसाधनों के वर्गीकरण की, यहाँ पे देखिए संसाधनों का वर्गीकरण, अगर हम इस चीज की बात करें तो यहाँ पे अब जरा देखिए किन किन आधारों पर हम संसाधनों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे चार चीजें हैं जिनके आधार पर हम संसाधनों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो कौन कौन से वे आधार हैं जिनकी मैं आपको पहले ही चर्चा किया था मैंने कि इसमें हम उसके आधार पे बात करेंगे। तो कौन कौन से बेसिस हैं, तो देखिए पहला आधार उत्पत्ति के आधार पर हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। दूसरा, उत्पत्ति का मतलब ये हुआ जैसे कोई चीज कैसे जनरेट हो रही है ना, किस तरह से वो उत्पन्न हुई है। और समाप्यता यानी कि वो खत्म समाप्त होने के आधार पर, समाप्यता के आधार पर इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका हो गया, यानी दूसरा प्रकार हो गया वर्गीकरण का। और अगला है स्वामित्व के आधार पर इसका वर्गीकरण हम कर सकते हैं। तो और चौथा जो आपका टाइप है वर्गीकरण का वो है बच्चों विकास के स्तर के आधार पर हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन है कि इनका वर्गीकरण, संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे संसाधनों का वर्गीकरण हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। नंबर डाल के लिखेंगे 1 2 3 4, जैसे आपने हाईलाइटेड येलो पिंक कलर में हाईलाइटेड देखा टॉपिक्स में, उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर, राइट। तो यहाँ पे अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो है जैसे उत्पत्ति के आधार पर हम कितने वर्गों में इन्हें बांट सकते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर हम दो वर्गों में जैव और अजैव, जैव को बायोटिक और अजैव को अबायोटिक बोलते हैं। अब ये जैव और अजैव है क्या, इसको भी आपको समझना जरूरी है। देखिए जो जैव होता है, उत्पत्ति के आधार पर हमने संसाधनों को दो वर्गों में बांटा, एक तो जैव दूसरा अजैव। जैव अगर आपके सामने शब्द आता है तो जैव का मतलब समझिएगा जीवन से संबंधित है, अजैव का मतलब जिसमें जीवन ना हो। बस इतनी बात अगर दिमाग में बैठा के चलोगे बच्चों तो आपको कंफ्यूजन कभी आएगा नहीं। जैव मतलब ऐसे संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त होता है, और अजैव का मतलब ऐसे संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त नहीं होता है। जैसे अगर मैं जैव संसाधन की बात करूं, राइट, ये जो है आपके जीवमंडल से प्राप्त होते हैं। जीवमंडल से जो चीजें प्राप्त होंगी जाहिर सी बात है उसमें क्या होगा, जीवन होगा। अब आप अपने नोट्स में लिखिएगा जैव संसाधन के उदाहरण। जैसे जैव संसाधन में हमारा आता है जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति जगत हो गया, प्राणी जगत हो गया, मत्स्य जीवन हो गया, पशुधन हो गया। ये सभी जो उदाहरण मैंने आपको बताए इनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहां से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से 100% आएगा ही। आप किसी भी एग्जाम को दे रहे होंगे 10th क्लास का, तो उस स्टैंडर्ड पे आपका ये क्वेश्चन बन ही जाता है। एक एग्जाम्पल दे देगा, पूछेगा कि ये किस तरीके के वर्गीकरण के का उदाहरण है, किस तरीके के संसाधन का उदाहरण है। जैसे कह देगा मनुष्य,
किस तरीके के संसाधन का उदाहरण है? तो जैव है, अजैव है, या नवीकरणीय है, या अनवीकरणीय है, राइट? इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जैव संसाधन का उदाहरण है कौन? मानव, या वनस्पति जगत, या फिर प्राणी जगत, और मत्स्य जीवन जो है, और उसके बाद हमारा जो पशुधन होता है, इस तरीके की चीजें। अब दूसरी बात अगर हम करें अजैव संसाधन की, तो अजैव संसाधन किसे कह रहे हैं? तो अजैव, अभी मैंने ऊपर बताया कि ऐसे संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त नहीं होता है, और जो अजैव संसाधन होते हैं ये निर्जीव वस्तुओं से बने हुए होते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं। तो बड़े पॉपुलर से उदाहरण है, जैसे चट्टानें एवं धातुएं। ध्यान देना, जो चट्टानें हैं और जो धातुएं हैं, मेटल्स हैं, ये दोनों एग्जाम्पल हैं अजैव संसाधन के, इनमें जान नहीं होती है। तो आई होप कि बच्चों आपको जैव और अजैव संसाधन के बारे में बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अब बात करते हैं समाप्यता के आधार पर जो हमारे संसाधन हैं उनको बांटा गया है नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य संसाधन, राइट? तो नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, इंग्लिश में रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, या यूं कह लो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेस एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, राइट? तो नवीकरणीय संसाधन हम किसको कहेंगे? ध्यान देना, जो समाप्यता के आधार पे जो नवीकरणीय की बात आती है, नवीकरणीय का मतलब पुनः प्रयोग के लायक बना सकने वाला ऐसा संसाधन जिसको हम दोबारा यूज में ला सकें, नवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन यानी जंगल, और वन्य जीव, राइट? वन्य जीवन। तो ये सभी उदाहरण हैं आपके नवीकरणीय संसाधन के, राइट? नवीकरणीय संसाधन के ये एग्जाम्पल हो गए। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा या जल, वन, और फिर वन्य जीवन। तो ये सब एग्जाम्पल हैं हमारे नवीकरणीय। तो आपको ये जो दोनों हैं, पहले और दूसरे, उत्पत्ति के आधार पर यानी जैव अजैव, और दूसरा समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन दोनों मिला के बनता ही बनता है। ये लास्ट के दोनों थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, यानी कि 90% पहला और दूसरा मिला के क्वेश्चन बनता है, और 10% में ही आपका तीसरा और चौथा में बना के क्वेश्चन बनेगा। फिलहाल अब अनवीकरणीय की बात अगर करते हैं हम, तो अनवीकरणीय जो होता है, ये जो सोर्स होता है, ये संसाधन जो है, ये एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल के बाद ये तैयार होता है। इनको तैयार होने में बहुत लंबा समय लग जाता है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि इनको हम जल्दी से दोबारा यूज के लायक जल्दी नहीं बना पाएंगे। यानी इनको बनने में कहीं ना कहीं काफी लंबा पीरियड लगता है, लंबे समय का इंतजार करना पड़ता है, जो कि एक भूवैज्ञानिक अंतराल में से गुजरने के बाद ये तैयार होते हैं, जिन्हें हम पुनः प्रयोग के लायक नहीं बना सकते हैं जल्दी से, राइट? अब इसके उदाहरण जैसे अगर हम बात करें, तो आपका आता है खनिज, मिनरल्स जिनको कहते हैं, एवं जीवाश्म ईंधन। तो इसके उदाहरण कौन से? अनवीकरणीय संसाधन के जो उदाहरण हैं वो हैं खनिज यानी मिनरल्स, और जीवाश्म ईंधन, राइट? तो ये दोनों आपके उदाहरण बन जाते हैं अनवीकरणीय संसाधन के। अब बात करें अगर हम स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया गया, तो 4 तरीके से, 4 रूपों में देखिए। एक तो हो गया आपका व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। ये आपके 4 रूप हो गए, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, राइट? तो अब एक एक करके अगर हम बात करें, तो जो व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत का मतलब आपका पर्सनल हो गया। यूं समझिए कि आपका अपना, ऐसी चीजें जिन पे आपका अपना अधिकार हो, यानी कि जो लोग हैं इंडिविजुअल, उनका अपना अधिकार हो। जैसे अगर हम या फिर आप अपनी बात करें या हम अपनी बात करें, तो जैसे हमारा मकान हो गया। कुछ चीजें हैं जिन पे हमारे अपने अधिकार होते हैं, यानी हर व्यक्ति का अपना अपना अधिकार होता है, यानी कुछ चीजों पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, तो उसको हम व्यक्तिगत संसाधन कह सकते हैं। जैसे हमारा अपना घर हो गया, जिस पे हम बिल्कुल हमारा अधिकार होता है, या जिसका घर रहता है उसका अधिकार रहता है। जैसे कुछ, जैसे गांव में आपने देखा होगा, तो जो बाग होती हैं, बागों में जो छोटी छोटी बाग होती हैं, उन बागों पर भी, वो बाग भी किसी खास व्यक्ति की होती है, तो उस पर उस व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे कुछ तालाब हो गए,
कुआं हो गया, इन सब के जो जल हैं उन पर उनका अधिकार होता है, क्योंकि वो उनकी जमीन पे रहते हैं इस वजह से। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं दूसरा सामुदायिक संसाधन की, तो ये वो चीजें हैं जो गांव की सामिलात भूमि होती है, जैसे चारण भूमि, यानी कि जो चारागाह वाली जमीन होती है जिसपे जो जानवर होते हैं घास चरने के लिए जाते हैं, गांव की जो सामिलात जमीन होगी उसमें जैसे चारण भूमि हुई। और दूसरा शमशान के लिए जो जमीन अधिकृत है, और उसके बाद जो तालाब वगैरह हुए पब्लिक, यानी कि पूरे गांव के लिए जो है सामिलात यूज करने के लिए बने होते हैं, तो ये सब आपकी जो सामिलात जमीनें होंगी उनके अंदर आएंगे। और दूसरी क्या हो गई, जैसे सार्वजनिक पार्क की बात अगर हम करें, उसके बाद पिकनिक स्थल जो होते हैं वो सब आपके क्या हो जाते हैं, सामुदायिक संसाधन के उदाहरण हो जाते हैं। जैसे खेल का मैदान भी है, ये भी आपका सामुदायिक संसाधन का उदाहरण हो जाएगा। आगे अगर हम राष्ट्रीय संसाधन की बात करें, तो इसके अंतर्गत जो हमारे जो खनिज पदार्थ होते हैं बच्चों, और जो जल संसाधन है, वन संसाधन है, वन जीवन है, राजनीतिक सीमाओं के अंदर की जो सारी जमीनें होती हैं, राइट। और जैसे अगर हम समुद्री रीजन की बात करते हैं, तो 22.2 किलोमीटर तक का जो महासागरीय क्षेत्र होता है, ये सभी हमारे राष्ट्र की संपदा होती है, यानी कि किसी भी राष्ट्र के ये जो अंदर में अधीन में ये चीजें होती हैं वो सब उस राष्ट्र की संपदाएं यानी कि उसके संसाधन कहलाते हैं। हाँ, एक चीज और है, जो राष्ट्र होता है, जैसे जो व्यक्तिगत चीजें हैं उस पे भी जो राष्ट्र होता है वो चाहे तो उन पर भी वो अधिकार कर सकता है, उसको जो है पब्लिक के लिए यानी कि सामुदायिक जो है यूज के लिए सामुदायिक संसाधन के रूप में उसको बना सकता है, राइट। तो ये भी बातें होती हैं। अब अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय, तो अंतर्राष्ट्रीय देखिए है क्या, कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनी हुई हैं जो कि संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। जैसे जो अभी मैंने बताया कि 22.2 किलोमीटर तक का जो महासागरीय क्षेत्र होता है वो राष्ट्र की संपदा है। इसके आगे जो समुद्र के अंदर जो जगह होती है, जैसे तट रेखा से 200 समुद्री मील की जो डिस्टेंस होती है, उसके बाद का जो क्षेत्र होता है महासागरीय संसाधन, उस पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। उस पर किसका अधिकार होगा, उस पर जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं बनी होती हैं उनके परमिशन के बगैर कोई भी देश उन पर कोई काम नहीं कर सकता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन जगह इस पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का जो है आपका नियंत्रण रहता है, तो इनको हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, राइट। अब बात करते हैं विकास के स्तर पर, यानी विकास के स्तर के आधार पर किस तरीके से किन रूपों में हमने संसाधनों को बांटा है। तो देखिए संभावी संसाधन पहला, यहाँ पे देखिए संभावी, उसके बाद विकसित, और अगर बात करें फिर भंडार और संचित कोष। तो यहाँ पे फिर से 4 तरीके से 4 रूपों में इनको डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। अगर बात करें संभावी संसाधन, तो इनको थोड़ा समझने वाली बात है। संभावी मतलब जिसमें क्या हो, फ्यूचर के लिए संभावना, यानी कि भावी आगे आने के लिए वो क्या हो, भावी आगे जो है फ्यूचर में हम उनका यूज कर सकें कहीं ना कहीं। देखिए संभावी का मतलब ये हुआ जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो है लेकिन अभी तक इनका यूज नहीं किया गया है। जैसे राजस्थान में और गुजरात में जो पवन ऊर्जा है और सौर ऊर्जा है, इन संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं। अभी इनको हम पर्याप्त रूप में इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं इस पर, इन दोनों प्रकार के संसाधनों पर एक ऊर्जा है, यानी एक संभावना है जिनका इस्तेमाल हम फ्यूचर में कर सकते हैं। तो इन संसाधनों का, तो ये जो संसाधन कहलाए, ये इन्हीं को हम लोग संभावी संसाधन कहेंगे। यानी कि जैसे किसी खास प्रदेश में कोई संसाधन है जिनका हम सही ढंग से यूज नहीं कर पाए हैं, लेकिन उनके यूज की प्रबल संभावनाएं हैं, तो फिर उन्हीं को हम संभावी संसाधन कहते हैं। अब बात करें अगर विकसित संसाधन की, विकसित का मतलब जो प्रेजेंट टाइम में कहीं ना कहीं चल रहे हैं, राइट, जिनका इस्तेमाल हो रहा है। तो यानी अगर इसको आप और थोड़ा समझने की कोशिश करें, यानी कि कह सकते हैं जिनका सर्वेक्षण हो चुका है और जिनकी गुणवत्ता और मात्रा को हम निर्धारित कर चुके हैं, राइट। या यूं कह लो कि जो वर्तमान समय में
चल रहा है, यूज हो रहा है, वो सभी हम विकसित संसाधन के रूप में कह सकते हैं। अगला है जो भंडारण। भंडारण जो संसाधन होता है, ऐसे पदार्थ जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु अपर्याप्त या फिर उपर्युक्त टेक्नोलॉजी के अभाव में जो हमारी पहुंच से बाहर है। राइट, कि कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जो कि पड़े हुए हैं लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिस कारण से हम उसकी पहुंच तक पहुंच पाएं, यानी कि वो हमारे यूज के लायक बन सके, ऐसा हम उसको कर पाएं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे पानी है जो दो अलग अलग तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो इसमें जो हाइड्रोजन है उसमें अपार ऊर्जा की संभावना है। तो जो हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, ऐसी संभावना है। तो लेकिन अभी हम टेक्नोलॉजी के अभाव में इसको यूज करने लायक नहीं बना सक रहे हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि ऐसे जो संसाधन हैं उनको हम भंडार के रूप में कह सकते हैं। अब बात करें अगर संचित कोष की, यानी कि एक प्रकार से संचित करने का मतलब इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो ऐसा कोष। तो संचित कोष क्या है? यह एक ऐसा संसाधन भंडार का एक ऐसा हिस्सा है। राइट, यह संसाधन भंडार का ही एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम उपलब्ध टेक्नोलॉजी या फिर तकनीकी के माध्यम से जरूरत पड़ने पर उपयोग कर सकते हैं। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं ये भी भंडार का ही रूप है। भंडार में क्या था कि जो संसाधन थे वो विद्यमान हैं लेकिन हम टेक्नोलॉजी के अभाव में उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन संचित कोष में क्या है कि वो है, जरूरत पड़ने पर इसकी टेक्नोलॉजी भी है, जरूरत पड़ने पर हम तकनीक का यूज करके इसको हम यूज के लायक बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं बांधों में जो जल है उनका इस्तेमाल और जो जंगल हैं इनका इस्तेमाल। राइट, तो इस तरह के जो संसाधन है वो हमारे संचित कोष में आ जाते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हमने इतनी सारी बातों पे जिक्र किया। क्या क्या, पहले मैं एक बार फिर से रिवाइज आपको करा दूं कि संसाधन क्या है, इनका महत्व क्या है, मानव और भौतिक पर्यावरण प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के बीच में क्या संबंध है, संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, किन किन आधारों पर इनका वर्गीकरण किया गया है, और ये जो तरह तरह के अलग अलग प्रकार हैं संसाधनों के, उनके एग्जाम्पल यानी उनके उदाहरण भी हमने देखे इस वीडियो में। आई होप कि बच्चों आपको इतनी बातें जरूर समझ में आ गई होंगी। और अगर ये वीडियो तनिक भी आपको लगता है कि आपको थोड़ी सी भी बातें सिखा के जा रहा है तो एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और ऐसी ही वीडियोस यानी ऐसी प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए बिल्कुल जुड़े रहिए। पूरे वर्ष भर हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो मिलेंगे इसके आगे के टॉपिक को आपके साथ में डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।